बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अभी मैं सोच रही थी, आई डोंट नो, मैं मतलब सीनियर लोग जो हैं उनसे भी ये जानने की कोशिश करूँगी, ये अखबार की हेडलाइंस की, न्यूज़ बुलेटिन्स की कुछ रिवायत ऐसी बन गई है कि धड़ाधड़ जो पहली खबर होती है वो बस हिला देने वाली होती है। आज भी अखबार में जो बड़ी सी हेडलाइन छपी है वो कुछ अच्छी खबर नहीं है। हमेशा हम ये देखते हैं महंगाई की, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, उसको ऐसे हाईलाइट करके इतना बड़ा छापते हैं कि लोग पहले परेशान होते हैं। सो ये वाली जगह मुझे लगता है मख्तसी कर दी गई है बुरी खबरों के लिए। अच्छा जी, अब बुरी खबर तो है लेकिन एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वबा बुरी तरह से फैल रही है, आशूबे चश्म, हर दूसरा बंदा शहर में मुतासिर हो रहा है। और कल अगर हम शहर लाहौर की बात करें तो बहुत बड़ी तादाद में लोग अस्पतालों में पहुंचे। सो इसमें वजूहात क्या हैं, वबा ये क्यों फैल रही है, ये भी डिस्कस करेंगे। एहतियात क्या है वो भी डिस्कस ज़रूर करेंगे। आपके अगर आसपास ऐसे लोग हैं, आपने किस तरह से एहतियात करनी है। वैसे मैं मशवरा ये देना चाहूँगी कि जो लोग मुतासिर हैं घर में स्टे करें, डस्ट वगैरह से भी थोड़ी सा परहेज़ कर लेते हैं। बाहर का एक्सपोजर, क्योंकि आपको नहीं पता आबो हवा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, डस्ट वगैरह, जो कि नुकसानदेह होती है। खैर, मत जाएं अपने ऑफिस कामों को, थोड़ा सा घर रहें, रेस्ट करें। स्कूलों में जो बच्चे जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एहतियात करें। अगर कोई शख्स मुतासिर है तो उसको घर में स्टे करना चाहिए, ज़्यादा बाहर का एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए। खैर, हमने 11 बजे पूरा सेगमेंट करना है। हमारे साथ डॉक्टर मौजूद होंगी जो कि आपको एहतियात भी बताएंगी और आपने किस तरह से, जो मुतासरा लोग हैं उन्होंने क्या करना है। सो हम खासी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे बेहतर क्या है जी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपने सिर्फ और सिर्फ एहतियात करनी है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, अल्लाह ताला इन वबाओं का खात्मा करे और हमारे पाकिस्तान को हमेशा तरक्की की राह पर गामजन करे। अब आ जाते हैं जी हम आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। पहली खबर, लेस्को में रिकवरी के लिए हफ्ता और इतवार की छुट्टियां मनसूख, लेस्को अफसरान परेशानी में मुब्तला। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की नाकामी क्या है, आज के शो में आपको ये भी बताएंगे। मोटरवे पर चालान की शरह में कई गुना इजाफा, नई शरह के तहत जुर्मानों का इत्तलाक 3 अक्टूबर से होगा। और पंजाब पुलिस के अफसरान और अहलकार मुलव्विस निकले, लाहौरियों के फोन टेप किए जाने का इंकशाफ। वेलकम बैक वंस अगेन। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। खबरों की डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर रजा खान साहब, अली साई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बेसिकली तो इस खबर को डिस्कस नहीं करना जो हमारी लीड स्टोरी है अखबार की, लेकिन आयशा अगर आप इजाज़त दें तो मैं आमिर भाई से ये ज़रूर पूछना चाहूँगी और साई साहब से कि ये वाला कॉलम है ये क्यों बुरी खबरों के लिए रखा हुआ है, बता दें मुझे। अच्छी खबर जो है वो इस तरह का हिस्सा नहीं बनती है। अब देखिए, आपकी सुपर लीड जो है वो अच्छी खबर है कि वज़ीर आला पंजाब ने चाइना में फ्रेंड सिटीज़, ये फोरम बहुत बड़ा फोरम है जो दुनिया के शहरों को करीब लेके आने वाला है। बिल्कुल, उसका इफ्तिताह किया तो ये पहले वज़ीर आला है। अच्छी खबर नहीं है बिल्कुल कि हमारा एक वज़ीर आला जो है वो इस तरह के काम कर रहा है। लेकिन जहाँ तक शोबे चश्म की बात है तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को सबसे पहले तो स्कूल बंद कर देने चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और ये जितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे हाइजीन नहीं है, और ये मसला भी वही प्राइवेट में है, प्राइवेट स्कूल्स में कहीं किसी हद तक है। प्राइवेट स्कूल्स में किसी हद तक हाइजीन को चेक किया जाता है। ये याद है सही साहब, हम जब बचपन में थे ना, हमारे नाखून चेक होते थे, हाथ चेक होते थे, शूज चेक होते थे, ये चीज़ें चेक करते थे, बाल चेक करते थे। अब ये प्राइवेट स्कूल्स में रह गया, गवर्नमेंट स्कूल्स में ख़त्म हो गया क्योंकि वहाँ सिस्टम ही नहीं रहा। तो पहले सबसे पहले तो ये, क्योंकि बड़े ये कराची थे, ये वबा यहाँ पे आई है, और इस वबा से बचने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि स्कूल्स को बंद करें ताकि बच्चों में ना फैले। हाँ, बच्चों में ना। बड़े फिर भी कोई ना कोई एहतियात करते हैं। जितने लोग हैं वो काले शीशे की ऐनक पहने, धूप से ज़रा परहेज़ करें, मेरा हाल इससे बच सकते हैं। आंखों को बार बार धोएं। बेहतरीन हाल तो यही है कि 5 वक्त नमाज पढ़ें और 5 वक्त आपकी आंखें। बिल्कुल, आपने सही कहा, ये एहतियात है जी। अब आ जाते हैं जी पहली खबर की तरफ, क्योंकि हमने अपना 11 बजे वाला सेगमेंट स्टार्ट ही यहाँ से करना है। सो इस पर हम खासी डिटेल में बात करेंगे। शुक्र है जी, अफसरान भी परेशान हुए हैं, मैं तो ये कहूँगी, क्योंकि परेशानी तो हमेशा आवाम के लिए रही है, बिजली के सारिफीन के लिए रही है। सो लेस्को अफसरान परेशानी में मुब्तला हैं। लेस्को में रिकवरी के लिए हफ्ता और इतवार की छुट्टियां मनसूख कर देंगे। काम करना पड़ गया। साई साहब,
ना ये काम आंखों पे भी बता दे कुछ, वो आंख में टक्के की आप बात कर रहे थे। नहीं कौन सी आंख में टक्के की बात कर रहे हैं आमिर भाई? आजकल बच्चे आमिर भाई माफी दे दो। नहीं माफी, आजकल मैंने कहा आपको बच्चे आंख। अच्छा कोई मैं ऐसी बात कोई की नहीं। नैना क्या है, नैना लड़ जाएंगे पता नहीं क्या गाना। वो नैना आजकल लड़ाने की कोशिश भी ना करिएगा, आंख में टक्के से बचे आजकल बिल्कुल नहीं लड़ने चाहिए, क्योंकि आजकल हर बंदे की। आप क्यों ऑनर ऐसी बातें कर रहे हैं? भाभी देख रही होंगी, आप ऐसे ही। मतलब मैंने तो सिर्फ ये कहा कि इनको तो आमिर भाई को पता है, भाभी जो है वो तो गई है कॉलेज, तो हमारे हमारे लिए तो ये मसाइल है ना। हमारे घर में तो कोई ना कोई टीवी देख रहा है। लेकिन भाई साहब आपने आजकल कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि आजकल लो जी, अब मैंने तो नहीं कहा हालात ऐसे। मैं आमिर भाई की बात को को पता है कि मैं इस तरह के मामलों में बिल्कुल नहीं फंसता। मैं पिछले 7-8 साल से हम सारे कोलीग्स हैं, हम बिल्कुल सुबह ड्यूटी पे। बिलाशुबा ये तो एक लाइटर नोट पे बात हो रही थी, मजाक आमिर भाई ने किया। ये चीजें चलती रहनी चाहिए, मतलब अब हम हर रोज रोना धोना और ये चीजें अच्छा एक पॉजिटिव जेस्चर जाता है। खैर तो ये 14 घंटे ड्यूटी वाली जो बात है, अगर तो इसमें वो मेरा एक हमसाया है, वो बड़ी ज़बरदस्त बात करता है। वो कहता है मीठा, रिश्वत को कहता है मीठा। अगर तो मीठा आ रहा है तो फिर 24 घंटे ड्यूटी कुछ नहीं है। तो आजकल मेरा ख्याल है लेस्को के जो लोग हैं उनका सीज़न होता है गर्मियों का, क्योंकि हर जगह पे ट्रिपिंग है, हर जगह पे बिजली ख़राब हो रही है, किसी जगह पे ट्रांसफार्मर ख़राब हो रहा है। तो उनकी डिमांड इस तरह है जिस तरह बड़ी ईद पे कसाई की होती है। आपको पता है जिस इलाके में, जिस गली में तार टूट जाए, ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाए, कोई वहाँ पे किसी किस्म की डिस्टर्बेंस हो जाए, तो फौरी तौर पर हम कंप्लेंट करते हैं, जो नंबर हमारा बिजी जाता है हमेशा। फिर हम कोई ना कोई अपना सोर्स लड़ाते हैं, फिर जो बंदा लेस्को का आता है उसको मीठा देना पड़ता है। और फिर जिस इलाके में मीठा ज़्यादा मिलता है, उस इलाके की बिजली जितनी मर्ज़ी ख़राब हो जाए, फौरी तौर पर लेस्को की टीम पहुँचेगी। और जो मेरी तरह का, आमिर भाई की तरह का, आपकी तरह का बंदा कहेगा कि मैं तो बड़ा कॉल किया है, अपनी कंप्लेंट दे, मैक्सिमम 2 मिनट का काम होता है, तो 2-2 घंटे 4-4 घंटे आपको इंतज़ार करना पड़ता है। मैंने एक दिन खुद ये चीज़ नोट की, इस शहर का बड़ा आदमी मेरे इलाके में रहता था, उसकी बिजली ख़राब थी, हमारी भी बिजली ख़राब। तो जो हमारा बंदा था उसने बुलाया, उसने मीठा दिया उनको, फौरी काम हो गया। मेरे सामने उस बंदे का फ़ोन आया, मैं उसको बड़ी अच्छी तरह से साई साहब ने तो मिठे से आगाज कर दिया। आमिर भाई मिठा नहीं है, इनके लिए कड़वा है असल में। इस वक्त मामला ऐसा है, उसका वो असल जायका मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये है कि ये जहाँ जहाँ ये करप्शन कर रहे थे सब लोग, सारे नहीं, मैं सबको तो कहता नहीं, लेकिन जो लोग करप्शन कर रहे थे उन सबरों की बात कर रहे हैं। तो ये सब लोग अब उनको हटाया गया वहाँ से, और अब इनकी होनी छानबीन, ऑडिट होना इनका, जो कि हुक्म है। ये जो बिजली चोरों वाला मामला है ना, इस पे इनका ऑडिट होना है। हो पाएगा, क्योंकि नॉर्मली आमिर भाई होता है एक दूसरे को खुद ही समेट रहे होते हैं। एक एक्शन का तबादला किया गया, वो जब अगली जगह गया, इन 3 में से एक की बात कर रहा हूँ, उसने कहा जनाब जो पिछला एक्शन था ये 7.5 करोड़ की ओवर बिलिंग करके गया है अपने आप को बचाने के लिए। तो मैं ये ओवर बिलिंग अपने खाते में क्यों डालूं, मैं रिजाइन करता हूँ। अब ये असल स्टोरी ये है सही कि किसी की करप्शन का खाता उनके खाते में खुलेगा, इससे बचने के लिए वो कहने जी हमने रिज़ाइन दिया, हमारी जान छोड़े, हमने 9 मई की मजम्मत कर दी, हमारी जान छोड़ दें। ये वो वाला मामला है। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को ये मामला अब छोड़ना नहीं चाहिए। कोई एक्सियन है, एसडीओ है, लाइनमैन है, कोई मीटर रीडर है, कोई सुपरिटेंडेंट है, कुछ भी है, तो ये ऑडिट एक दफ़ा होना चाहिए। किसने कितने यूनिट लिए, कितने बचाए, कितने चलाए, कितनी ओवर बिलिंग की, अवाम को ये रिलीफ मिलेगा। अवाम को बिजली की कीमत से ज़्यादा जो है मुसीबत, बिल्कुल साहिब साहब ने बिल्कुल बात ठीक की कि जिन लोगों से मीठा मिलता है वहाँ से ये सारे काम कर देते हैं, जहाँ से नहीं मिलता उसका फ़ोन भी नहीं उठाते। और आपके बिल के ऊपर छपा होता है फ़ोन नंबर, वो पता नहीं इन्होंने किसकी सिम दी होती है, वो बंद होता है। एक नहीं 3-3 4 आप एक्सीएन को, एसडीओ को आप 8-8 घंटे 10-10 घंटे आप बैठे हैं कि जी बंदा आएगा तो ठीक करेगा। सिपरा साहब ने खबर बिल्कुल ठीक दी है। सॉरी आमिर भाई को इंटरप्ट कर रहा हूं, बिल्कुल परेशान है, लेकिन चूंकि सर्दियों का मौसम आ रहा है तो उसमें मीठा बंद हो जाए। आपको पता है गर्मियों का सीजन उनका बड़ा तेज चलता है, तो ये एक्सीएन एसडीओ को शुगर होने वाली है असल में, तो ये मीठा इनका बंद होने वाला है, यही कहेंगे ना, इनको शुगर होने वाली। भाई इसका ऑडिट करना चाहिए। मैं हमेशा से कहता हूँ लेस्को को प्राइवेटाइज करें, लोगों को पता चले। भाई प्राइवेट ऑनर जो होता है उसको पता है। आप पूरा इंडिया उठा लें, इंडिया पिछले 40 साल से प्राइवेटली बिजली बनवा रहा है और बेच रहा है। वहाँ सरकार का ये खाता ही नहीं है, कंपनीज का खाता है। दिल्ली में मुझे पता है टाटा वाले बिजली देते हैं। अभी कल मैं कोई खबर देख रहा था, 30,000 मीटर जो है वो लाहौर के ख़राब हैं।
तो उसकी आप बिलिंग तो करते जा रहे हैं, यूनिट्स भी डालते जा रहे हैं, कुछ खुदा का खौफ करें। सिप्रा साहब इस दिन बता रहे थे कि आपको बेल्ट ठीक करवाने के लिए 10-15 वो जो प्रोसीजर मैंने पूरा प्रोग्राम छुट्टी थी, घर बैठ के देखा, मैंने कॉल भी की कि मेरा भी खाता खोल दे, लेकिन अभी तक वो देखने मसला नहीं हुआ। ये ऐसा पुराना मीटर लगा है, पुराना घर था जो मैंने लिया था, पुराना मीटर लगा है उसका, वो वरारी वाला मीटर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जी कि ये मीटर्स को कंडम करार दें और इसकी जगह नया मीटर शिफ्ट कर दें। अब इन्होंने एक दफा कंडम करार दे दिया, अब मुझ पर ओवर बिलिंग डाली जा रहे हैं और उसको तब्दील नहीं कर रहे, हालांकि वो मीटर ठीक है। अब देखिए कितनी परेशानी आप जी, आप एड़ियां रगड़ने वाले हो जाते हैं, मीटर नहीं आपका बिल नहीं ठीक होता। हम लोग जो जिनको सिप्रा साहब जैसे लोगों के मुयस्सर है, सहूलतकारी मुयस्सर है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसके साथ ये सलूक है। तो मुझे बताएं, आम बंदे के पास इतना टाइम है कि अपना दफ्तर छोड़ के आप एक दिन छोड़ें, अपना कारोबार दफ्तर, तीसरे दिन आपको अल्लाह हाफिज कह देते हैं लोग। और मैं आपको साहिब साहब बैठे हुए बात करते ही डरता हूँ। खारक नाले पे जो फुटपाथ बन रहा है उस पर लोगों को बिजली दी है आपके लोगों ने, लेस्को के लोगों ने, वो बिजली कैसे वहां चल रही है? चले मुझे बताएं, वो जनरेटर तो नहीं लगा आपका साझा दो, वो मुर्गियां ज़िबा करने वाला जनरेटर तो नहीं लगा रहा ना? ये वो और 15 दुकानें इन्होंने बनवा दी और उस पर बकायदा बिजली मिल रही है। आमिर भाई, ये बिजली चोरी नहीं है तो क्या है? चलो मुझे बताऊं, ये आप जितना मर्जी हाईलाइट कर लें, इसको आप मैं सोशल मीडिया पे भी वायरल कर दूंगी। ये सिलसिला रुक गया तो फिर मुझे बता दीजिएगा, ये मुमकिन नहीं है। ये बातें मिठ्ठे से भी आगे निकल गई। मुझे आयशा ब्रेक का कह रही है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। और ख़बर जो हम अब डिस्कस करने वाले हैं, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की नाकामी है। MRI और CT स्कैन टेस्ट के लिए कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन नापैद है। सो ये वो इंजेक्शन है जो कि बारीक बीनी तक आपको बता देता है कि प्रॉब्लम क्या है। ब्लैक एंड वाइट नहीं, कलर्ड में आपका CT स्कैन होता है और उसकी जो रिपोर्ट आती है वो आपको पता चल जाता है कि बेसिकली इशू क्या है। वो बहुत वाज़े अंदाज में इसको जो है दिखा देता है। साई साहब क्या कहेंगे? ना वैसे तो मैं क्राइम की खबरें देता हूँ, लेकिन ये ज़ाहिर चॉइस आप बनाएंगे आप मुझे। मैं चूँकि इसमें ना बड़ा पिछले कोई 2 हफ्ते इसमें से गुजरा हूँ, वाला साहब को लेकर मैं टेस्ट कराता हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कंट्रास्ट इंजेक्शन है क्या। पहले मैंने उनका एक्सरे करवाया, फिर अल्ट्रासाउंड करवाया, उनको पेंक्रियाटाइटिस था। तो डॉक्टर्स कह रहे थे जी कि देखना ये है वजह क्या बनती है, लबलबे में क्यों स्वेलिंग हो जाती है, क्यों इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद उन्होंने कहा जी वो CT स्कैन करवाएं इनका। जब वो गए तो उन्होंने कहा, हम CT स्कैन करवाने गए तो उन्होंने कहा कंट्रास्ट इंजेक्शन कोई नहीं। मुझे कहते हैं बाहर से ले आए। बाहर हम घूमते रहे 2-4 महीने, मेडिकल स्टोर फिरे तो नहीं मिला। फिर मैं MS के पास गया, उन्होंने रिक्वेस्ट की तो फिर वो मुझे अवेलेबल हो गया। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग जिनका कंट्रास्ट इंजेक्शन के साथ CT स्कैन होना था, वो परेशान थे चूँकि इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे। वो कह रहे थे जी कि काफ़ी अरसा से। आप मुझे ये बता दें, ये डायग्नोस करने का एक वो तरीका है जिसके बाद डॉक्टर्स ने फैसला ये करना होता है कि आगे का ट्रीटमेंट क्या है। यहाँ पे ही स्टॉप लग जाएगा। आम मरीजों की मैं बात कर रही हूँ, चलें आपने तो ये काम करा लिया, अब आम मरीज अगर इंजेक्शन ना होने का इंतजार करते रहेंगे, ना उन्हें पैसों से मेडिकल स्टोर से मिले, ना उन्हें हॉस्पिटल से मिले। वज़ियत वहाँ पे अलहदा है और इतना रश होता है, इतना आपको वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ता है। और जब आपकी बारी आती है 2-4 घंटे, एक पेशेंट अपने बेड से, वार्ड से या कमरे से लैब तक आता है और लैब में आप 3-4 घंटे वेट करते हैं। जैसे ही आपको वो लगाते हैं चीज़ें और आपको बताते हैं वो आपका कंट्रास्ट होना जी, वो तो इंजेक्शन ही अवेलेबल नहीं है, फौरी बंदा बाहर भेजें, फिर बाहर से भी ना मिले। 10-12 हज़ार का आपका ये कॉन्ट्रास्ट CT स्कैन होगा, MRI, ये दोनों ऑप्शन अगर नहीं होती तो आपके आज को तो लग गया फुल स्टॉप, क्योंकि रिपोर्ट ही नहीं आएगी तो फिर डॉक्टर आगे से कैसे इलाज करेगा? आमिर भाई देखिए, असल मसला तो ये है कि बाहर से ही आई नहीं, हम जो दरामद करते हैं उस पर क्योंकि डॉलर्स की वजह से प्रेशर था और ये प्राइवेट कंपनी जितनी ये मंगवाती थी बाहर से। कैसे कह सकते हैं? आपको पता है कि पीछे रोक रखे होते हैं। इस खबर के अंदर ये चीज़ शामिल है कि दरामद नहीं की जा सकती थी, इसलिए शॉर्टेज हो गई इसकी। पहली बात तो ये है। दूसरा, गवर्नमेंट को चाहिए था कि अगर ये उनको पता था कि डॉलर की वजह से दरामदी अशिया पर प्रेशर आना है, तो कम अज़ कम अद्वियात को वो एक तरफ ले जाते और खुद से ये दरामद करके दे देते। कंपनीज ने बनानी थी, ये जो साल्ट है या जो भी इसमें इसका फार्मूला है उसको मंगवाते और खुद कंपनीज को भेज देते। उससे मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर हो जाना था काम। और ये इस तरह की ये सिर्फ एक दुआ है। मैं तो छोटी सी दुआ है इंसुलिन, वो नहीं लोगों को मिल रही, वो नहीं मिल रही, वो भी नहीं मिल रही इस वक्त, वो नहीं।
कल खबर आई मेरे पास कि जी एस्प्रिन जो है वो नहीं मिल रही। तो ये जो माफिया है, अब तो क्योंकि वो भी मसला नहीं है कि दरामद नहीं कर सकते, अब डॉलर्स का रेट भी नीचे आ गया, अब दरामद भी कर सकते हैं। अब किस चीज़ की शॉर्टेज? अच्छा, वही आमिर भाई वाली बात, मैं वाला साहब का जब ये टेस्ट वूस्ट करवाया तो डॉक्टर्स ने कहा जी कि फ़लाँ इंसुलिन ले आएँ। आप यकीन करें, मेरे बड़े अच्छे जानने वाले थे वहाँ पे, बड़े मेडिकल स्टोर वाले भी, किसी से वो नहीं मिली। वो इस्लामाबाद से फिर मंगवाई हमने। तो इंसुलिन जो आपके शुगर के पेशेंट के लिए इंतहाई ज़रूरी चीज़ है, वो ना मिले तो कंप्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता। कंप्रोमाइज़ आप लाइफ में कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को इसमें आना चाहिए था मेरा ख्याल है। और ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को उस वक्त ये रिपोर्ट करना चाहिए था कि आने वाले वक्त में इतने इंजेक्शन, इतनी इंसुलिन, इतनी एस्प्रिन ये कम हो सकती हैं, तो इसके लिए अभी से कोई पॉलिसी बनाई। ड्रग इन्होंने बनानी है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का हमने यही देखा है, जिस तरह कभी कोई होता है ना, कोई इशू हो जाता है तो बाद में निकलता है हमने ये लेटर लिख दिया है। मुझे लगता है ड्रैब का भी यही काम है कि वो एक लेटर लिख देते हैं कि ये इशू है, अपने सर से टालने के लिए। अगर आप चाहते हैं लोगों को फैसिलिटेट करें, आपको पता है, आप देखें ना इशू आ रहा है शोबे स्टेशन का, तो उसके लिए आपको ड्राफ्ट्स कहते हैं कि मार्केट में नहीं। सर जी ये तो बड़ा ज़रूरी, आपने खुद ही बताया सही साहब, आपने अंकल के मुतालिक बताया कि उनको इंजेक्शन ज़रूरी था, लगना था। आप जैसी पहुंच वाला बंदा, मैं जानता हूँ एक बहुत बड़े मेडिकल चेन की स्टोर की चेन जो है, वो साई साहब के मुझे भी कहते थे कि 40% रियायत, 50% रियायत, और जिन लोगों को चाहिए साई साहब से रब्ता करें। अच्छा, वो चेन मौजूद है, उसके बावजूद जिनको इस्लामाबाद से भाई से कहना पड़ा कि इंजेक्शन ढूंढ के लाओ, आम आदमी क्या कर रहा है? चलिए मुझे बताए, मुझे चाहिए तो मैं कहाँ जाऊँ? बाकी मैं साई साहब के पास जाऊँगा ना, साई साहब तो खुद ढूंढ रहे हैं, आपको भिजवा दूँगा। अल्लाह ताला ना ही किसी को ज़रूरत पड़े इन चीज़ों की। खैर, इसका हम ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे सीएम साहब से कि जहाँ पर वो इतने सारे हॉस्पिटल्स को लेके काम कर रहे हैं, ये जो मामूली सी दवाइयाँ हैं, अभी हम मार्केट में देखेंगे अगर ड्रॉप्स वगैरह लोग इस्तेमाल करें तो आप देखिएगा ये भी नायाब होना शुरू हो जाएंगे, इसके भी रेट डबल हो गए हैं। नहीं, ये जनरल असेंबली में जो पीएम गए हैं, ये उनका काम है। नहीं हो गए का काम नहीं है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वफाक का दायरा है, बिल्कुल। और बाहर से जो चीजें आनी है वो भी दरामद बाहर से होनी है, वो भी वफाक के अंडर है, उनका ये काम है। सीएम कहाँ ढूंढता फिरेगा और क्या ढूंढेगा, ये उनका काम है। यहाँ पे लोग मर रहे हैं, तो मुश्किल ही है ना, जो आपने बात कह दी है, उसके बाद हम हालात बेहतर होंगे। बस आप खुद एहतियात कीजिए, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, इन अस्पतालों से सबको दूर रखे। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। नॉर्मली हम इस तरह की बातें सुनते हैं कि चालान की रकम में इजाफा किया जा रहा है, चालान की शरह में इजाफा हो रहा है, तो इसका हल भी यही होता है कि आप फाइन ज़्यादा बढ़ा दें। खैर, नई शरह के तहत जुर्मानों का इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। आमिर भाई कैसे देखते हैं इसको? बहुत खुशी की खबर है जी, कार चोरों के लिए स्पेशली, और उनके लिए एक रास्ता खोल दिया है कि आप बगैर कागज़ के गाड़ी ले जाएँ और मोटरवे पर आप 2000 रुपये दें तो पुलिस वाला आपको कहेगा जी 2000 रुपये की ये पर्ची पकड़े, टोल टैक्स में जमा करा दीजिएगा, आपके पास कागजात ही नहीं। क्या मुल्क है कि जिस मुल्क के अंदर आप चोरों की सहूलत के लिए कह रहे हैं कि जी जिसके पास कागजात नहीं, गाड़ी बंद करो ना भाई, बनता ही है। जो वन वे काट रहा है उसकी गाड़ी बंद करो। जुर्माना क्या होता है? ये 2000 रुपये जुर्माना दे आप बगैर कागजात के गाड़ी, वो आमिर की है, साई की है, अना की है, किसी की है, आयशा की है, ले जाओ। 2000 रुपये सिर्फ जुर्माना दे। आप अंदाजा करें इनकी अकल का, इनको आप जो मर्जी कर ले। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे खुद का ब्लड प्रेशर ही हाई होता है और किसी का कुछ नहीं जाता है। ये चोरों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनको सिर्फ 2000 रुपये जुर्माना दे। आप जिनको नहीं भी रास्ता पता था ना, बता दिया ना जी। 2000 रुपये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इसके अंदर कि आप करें, अगले की जान चली जाए, आपको हो गया। मसला ये है, ठीक है, अच्छी बात। आप मुझे बताएं साहिब साहब। नहीं सुन लेना, जुर्माने बढ़ गए, बड़ी अच्छी बात है। नहीं अच्छी बात यार, 1500 से लेके 5000 तक चले गए। मैं कहता हूँ तो अच्छी बात है जी, आप वायलेशन करें, आपका जुर्माना होना चाहिए। आप हमें फैसिलिटेट क्या कर रहे हैं? आपके शहर में 2000 रुपया हेलमेट का चलान होता है, आप लोगों को फैसिलिटेट क्या करते हैं? किसी जगह से आपकी सड़क टूटी है, आपको सड़क ठीक करके बर वक्त देते हैं। किसी जगह पे बोर्ड अवेयरनेस हो रही है। मोटरवे पे वन वे काटना मौत है, बिल्कुल मौत है। उसकी सजा कितनी है जी? अगर आप काट रहे हैं तो आप 5000 रुपए, खत्म बात। 5000 तो मोटरवे पे बेल्ट ना लगाना मौत है। लोग बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपने पीको रोड बनाया, यहाँ वन वे जितने आपने बनाए सारे वन वे काट रहे होते, कोई रोक रहा है? दिन दिहाड़े हो रही है। आप ये बात करें, जुर्मानों से कोई डरता नहीं है, कोई कुछ करता नहीं है। बंद करे गाड़ियां इनकी,
अगर वन वे काटते बंद कर दें, अगर आप कोई वायलेशन करता है मतलब बहुत हैवी जुर्माने रखने चाहिए। 10,000 दरम जुर्माना है दुबई सिटी के अंदर, आप किसी रोड पे वन वे काटते हैं। यहाँ अभी कल मेरे साथ एक्सपीरियंस पाकिस्तानी रुपयों में बताइए कि कितना जुर्माना बनता है। मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है, गाड़ियां बिक जाए सबकी। हाँ। और आपके रक्शे, आपके चिंगचीज, आपकी मोटरसाइकिल्स, आपके रिपोर्टर सब वन वे काट सवेरे सवेरे होना है ते वो भाभी ने स्कूल छड़ के वापस सारा दिन इतने मजे करने ने, दफ्तर दा पेट्रोल है, गरीब आदमी ने जो घूमना फिरना है, पेट्रोल खत्म। जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, चोरी नहीं है, चोरी की जस्टिफिकेशन दे रहे हैं अपना अली खोकर साहब, आप चोरी की जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। आपके गाड़ी से नुकसान अगर आपका हो गया, वो पेट्रोल बचाना कहाँ गया आपका? मसला मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि वायलेशन करनी चाहिए, मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि जुर्माने नहीं देने चाहिए, मैं कहता हूँ सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट भी तो फैसिलिटेट करना। आपने इतने जुर्माने बढ़ा दिए हैं किसी जगह यार, ये पीको रोड पे नहीं बनेंगे, सिग्नल फ्री कर दिया आपका पीको रोड, ये सहूलत नहीं दी गवर्नमेंट। सहूलत है, बिल्कुल सहूलत है, रोड बन रही है, तो किसने खराब की है? काट रहे हैं वो जो लोग हैं वो बाज नहीं आ सकते। वो मेरा ख्याल है अगली खबर में मेरी बात सुने, एक चीज तो वाज़ेह है, मैंने वाज़ेह एक चीज मैं कर दूं कि आपके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत, शहर में बहुत तब्दीली, हम अपने बचपन से अगर अब तक, और आमिर भाई जो बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स की जो बात कर रहे हैं, मैं आपको वो भी क्लियर कर दूं। डॉक्यूमेंट्स की जो गाड़ी जब चेक होती है ना, तो सिस्टम आपका बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, वो आपको ब्लॉक बताता है। जब आपकी गाड़ी चोरी होती है, एक सिस्टम कुदरती अल्लाह ताला की ने हमारा ठीक बना दिया है, पुलिस FIR करती है, ऑटोमेटिकली एक्साइज के सिस्टम में आती है और वो गाड़ी ब्लॉक हो जाती है। आप उसका नंबर एंटर करेंगे तो आपको उसका डाटा नजर आएगा ब्लॉक, यानी वो गाड़ी का डाटा ही नहीं आएगा, तो वो पता चल जाएगा ये चोरी की है। और सर 2000 रुपए देंगे निकल जाएंगे। यहाँ सारा कुछ हो जाता है, साई साहब मालूम आपको भी है। अब आप कहें ना कि वो एक अलग बात है, यहाँ सब कुछ हो जाता है। रह गई बात कि कोई जस्टिफिकेशन है कि रोड अगर खाली है तो फिर भी आप आ रहे हैं, वन वे खिलाफवर्जी कर रहे हैं, तो फिर फाइन नहीं। वाकई आमिर भाई ने सही कहा, या तो आपकी गाड़ी बंद होनी चाहिए या तो फिर आमिर भाई की तो गाड़ी सारा दिन बंद होती है, उनको क्या मसला है, सारा दिन तो खड़ी रहती है यहाँ पे। वो आमिर भाई ने सही कहा। फिर आप जो जस्टिफिकेशन इसमें बार-बार दे रहे हैं, आपको भी बंद होना चाहिए। हम अगली खबर की तरफ आ जाते हैं। अगली खबर यह है जी, लाहौरियों के फोन टेप किए जाने का इंकशाफ हुआ है। पंजाब पुलिस के अफसरान और अहलकार मुलव्विस निकले हैं। यहाँ तक रसाई क्या सबको हासिल है? ये जिसने मेरा फोन टेप हो रहा है, नहीं मेरी खबर है, ये जिसने खबर की है थोड़ा सा मेरा ख्याल खराबी कर गया। मैं आमिर भाई से पहले भी डिस्कस कर रहा था, वो आपकी कॉल्स का डाटा की बात, CDR जो होती है, होता ये है हर आम शहरी का कॉल्स का डाटा। मैं आपको बताता हूँ कि होता ये है, पुलिस जब किसी केस को ट्रेस करना शुरू करती है तो उसमें बहुत सारे लोगों के नंबर्स दे के उनका डाटा ले लेती थी बिला वजह, या मेरा किसी से तल्लक है, मैं आपको कहता हूँ आप 2-4 नंबरों की CDR निकलवा दें, उसका मिसयूज़ होता था। अक्सर घरों में ख़राबियाँ होती हैं। मैंने ज़िंदगी में आज तक किसी को CDR नहीं निकलवा दी। मैं कहता हूँ भाई आप खुद ही देख लें, ये मामला अच्छे नहीं। पिछले साल पुलिस का एक SOPs बन गए और स्टैंडिंग आर्डर जारी हो गया कि कोई भी पुलिस अफसर या एहलकार CDR लेगा तो पहले इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर मेल करेगा, उसके बाद अप्रूवल मिलेगी। जितने भी लोगों को आपको डिमांड हो किसी भी केस के मतलब, आपको वो फौरी तौर पर अप्रूवल दी जाएगी। आप 12 घंटे के अंदर अंदर वो सारी CDRs ले लेंगे। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगहों पे आपको पता है काली भेड़ें मौजूद हैं जो आपके डेटे को मिसयूज़ करती हैं, फिर उनको गलत इस्तेमाल करती हैं, लोगों को ब्लैकमेल करती हैं या अपने दोस्तों को ओब्लाइज करते हैं डाटा। जब भी वाज़ेह तौर पर लिखा पंजाब पुलिस के अफसरान और एहलकार शामिल हैं, एक पॉजिटिव चीज का नेगेटिव इस्तेमाल अगर ये लोग आमिर भाई कर रहे हैं। मुझे पहले साई साहब से समझ लेने दे, साई साहब बात कर रहे थे। साई साहब मुझे ये समझाएं, इस डाटा के अंदर आपकी ये आ गया कि मैंने अली साहब को कॉल की, इस टाइम पे कॉल की, ये आ गया। उसके अंदर जो मैंने बात की वो भी आ जाएगी? नहीं, बात नहीं आएगी। तो फिर इससे क्या भाई मसला है? उससे ये होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी दुनिया की एजेंसीज इसी डाटा की बेस पर चलती हैं। भाई यही वो देखते हैं ना, मुसलमान पकड़े जाते हैं, सारे मुसलमान सारे क्यों कोई पकड़े ही इसी कॉल डाटा से गए थे। हमारे भाई क्रिमिनल जो है वो तो इन्वॉल्व हों, उनके तो डाटा लिया जाए। आपका और मेरा डाटा, मेरा डाटा लट से मैं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मेरा डाटा ले लिया उसने, उससे क्या निकालेगा? उससे भाभी को बता सकते हैं आप किस किस लड़की को फ़ोन करते हैं, तो इस तरह आपकी चीज़ें छुपी हुई हैं, अल्लाह का शुक्र करें। तो ये चीज़ें हैं प्राइवेट, मसला ये है जो आमिर भाई ने बात ना, ये देखें हर साल कॉल्स का रिकॉर्ड आएगा, हर साल कॉल किए, हर साल 6 से 7 लाख लोगों की CDRs का, लोगों के लिए बड़ा मसला होता है। नहीं पुलिस के लिए बड़ा मसला है। वो देखे ना, वो आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। आपके मोबाइल का क्यों कोई डाटा ले, मेरे मोबाइल का क्यों डाटा ले, मेरी प्राइवेट डिवाइस है। मसला ये है कि अगर आप किसी केस में इन्वॉल्व हैं, क्रिमिनल के साथ राब्ते में है,
या किसी दहशत के साथ सही साहब चले तो मान लिया। अब इन पुलिस एहलकारों का क्या करना है? शरीफ आदमी का डाटा निकलवा के घर में वो सीडीआर भिजवा भी गए, 3-4 लड़कियों का नंबर भाभी ट्रेस कर ले, तो इस बेचारे की तो फिर दफ्तर ही कटेगी ना, रात भी दिन तो यहीं पे कटता है। तो बड़े भाई है, फिर हमें आपको नाश्ता लाना पड़ेगा, मुझे शाम में खाना देना पड़ेगा। तो ये डाटा जो है ये बड़ा सिक्योर है। हमने नहीं एसओपी बनाए, पुलिस ने खुद ही बनाए हैं, वही ऑडिट कर रही है और ये बड़ी जबरदस्त। अब ये बता देना, ये जो पुलिस अफसरान और ये एहलकार इसमें मुलव्विस हैं, उनको सख्त सजाएं होंगी, वो मुअत्तल भी होंगे, डिसमिस भी होंगे, चूंकि आपका प्राइवेट डाटा है, उसको मैं फिर वही इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास रिसाई तो होती है भाई। एक केस है उसमें उनको 10 मोबाइल नंबर चाहिए ना, 10 लोग वो भेज देते हैं कि इस का डाटा चाहिए, तो वो लोगों को ये वाजे कर दें कि हर किसी के मोबाइल डाटा तक रसाई हासिल है। वो रसाई पुलिस के लिए या एजेंसीज के लिए कोई मुश्किल नहीं, लेकिन ये एसओपीज बने हैं कि आपको केस में जिन क्रिमिनल्स का, जिन बंदों का डाटा नंबर लेने से ना उनके पास सारा डाटा आ जाता है। तो वो आपने कहाँ टैक्स किया, 9 मई के वाकये के बाद तो मेरे ख्याल से ये सबको पता, रेस्टोरेंट में आपने रोटी किस जगह खाई थी और क्या बिल पे किया था, सब डाटा उनके पास आ जाता है। सब डाटा उनके सिर्फ एक गाड़ी आपके पास कौन सी, सारा आ जाता है ना, उनके पास सारा डाटा। आप एक्साइज का डाटा लें, 2 करोड़ 30 लाख गाड़ी और मोटरसाइकिलों का डाटा है, उसमें 2 करोड़ 30 लाख बंदों का कंप्लीट रिकॉर्ड मौजूद है, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। तो मसला ये है, डाटा तो हर जगह मौजूद है, लेकिन फिर हो गया वैसे कल से पुलिस ने ये कोशिश की है, कोर्ट के कहने पे पिछले साल एक डायरेक्शन आई थी कि आप क्यों लोगों के डाटे जो हैं वो बिला वजह निकलवाते हैं, मिसयूज़ करते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। पुलिस वाले आपको पता है ब्लैकमेल करते हैं, बिल्कुल। इस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि जो बंदे रिक्वायर्ड होंगे उनके आप नाम ईमेल के जरिए डीएसपी भेजेगा, फौरी तौर पे अप्रूवल मिलेगी, आप जितना। चले ये बड़ा अच्छा इकदाम उठाया गया है, जो चीजें पॉजिटिव इस्तेमाल के लिए हैं उनको मुस्बत इस्तेमाल ही किया जाना चाहिए, ताकि उसका फायदा रहे, नुकसान कोई ना रहे। लेकिन पता नहीं आप दोनों प्लान करके आते हैं एक दूसरे को छड़ना नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आएंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम का हम एक बार फिर से आगाज़ कर रहे हैं और इस हिस्से में जी बहुत ही अहम टॉपिक और हर ज़ुबान ज़द-ए-आम, हर बंदा परेशान ये सोच रहा है कि कहीं वो ना मुतासिर हो जाए। सो आपने सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था, प्रोग्राम के स्टार्ट में भी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। अब घरों में बैठना तो नामुमकिन है, कोविड के ज़माने में नहीं हम बैठ सके, अपने काम करने हैं, ज़रूरी काम, आपने अपने दफ्तरों को भी जाना है, हर जगह जाना है। घर में बैठ के ज़िंदगी को मुंजमद नहीं आप कर सकते। एक चीज़ तो वाज़ेह है, आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एहतियात। जो लोग मुतासिर हैं उन्होंने क्या एहतियात करनी है, जो लोग अभी महफूज हैं उन्होंने क्या एहतियात करनी है। आशूब चश्म पे हम बात करने वाले हैं। हर दूसरा बंदा आंखों के इन्फेक्शन से मुतासिर नज़र आ रहा है। वजह क्या बनी, ये वबा कैसे फैली, ये वबा है क्या, हमने इससे कैसे महफूज रहना है, जो लोग मुतासिर हैं उन्होंने एहतियात क्या करनी है। अब चलें, हम तो ये सोच रहे हैं, जैसे कि अभी आमिर भाई कुछ देर पहले कह रहे थे कि स्कूल्स बंद कर देने चाहिए। अगर घर में कोई मुतासिर है तो फिर आपने क्या करना है, क्या बिल्कुल उसको सेपरेट कर देना है? इसके लिए हाइजीन का कितना अहम रोल है ये भी डिस्कस करेंगे। बच्चों को किस तरह से एहतियात करनी है। अल्लाह ताला सबके बच्चों को महफूज रखे, बड़े तो फिर एहतियात कर लेते, बच्चों के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सो इसको ये भी डिस्कस करेंगे, बच्चों में बड़ों में इसकी एहतियात क्या है, और होम रेमेडीज़ की तरफ भी आएंगे। ये सब कुछ हमें बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारी मेहमान मौजूद हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, प्रोफेसर डॉक्टर हुमा कियानी साहिबा ने ज्वाइन किया है। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सामने सूरत हाल है, सो मैंने ये सब चीज़ें बता भी दी, लेकिन हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि बेसिकली ये वबा है क्या जो आपकी आंखों को मुतासर कर रही है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा ये है और इट्स लाइक हम तो इस चीज़ से रोज़ाना ही गुजरे हैं। सो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल तो डॉक्टर्स, इस वक्त ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बने हुए, जिन्होंने हमें देखना ही देखना है, हम इसे ना नहीं कर सकते। और ये उर्दू का बड़ा मुश्किल सा वर्ड है, अब चश्म जो है करके, तो हम इसको अंग्रेज़ी में, या जो हमने साइंटिफिकली पढ़ा है, हम कहते हैं एपिडेमिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस। ये बेसिकली एक वायरस है, और वायरस तो आपको पता है कि इट्स एवरीवेयर, इट्स नॉट दैट्स अ बैक्टीरिया, वायरस ये हर जगह, इवन फंगस जो है हर जगह है, आपके पत्थर पे, आपके पौधों के ऊपर, आपके पत्तों के ऊपर, सर्फेसेस पे, इवन हमारी बॉडी के ऊपर, आईज पे, बालों पे, स्किन पे, हर जगह ये मौजूद होते हैं। लेकिन ये वाली जो है एपिडेमिक, जिसे हम केरेटो, जैसे एपिडेमिक हो गए कि फैला हुआ है पूरे, इनफैक्ट जैसे लाहौर में तो हर तरफ ही फैला हुआ है, उसकी रीज़न यूजली वायरल है। और ये जो वायरल है ये बेसिकली आपका देखें, वेदर बहुत अनप्रडिक्टेबल भी रहा है। लंबी गर्मियाँ,
साथ में मानसून्स के बाद आप देखें सब बारिशें भी हुई हैं, और इतनी बारिश, फिर उसकी बारिश के बाद आपको पता है कि हर जगह पे पानी जमा हो जाता है। भी हम डेंगू से निकलें तो साथ में ही जहाँ पे भी पूल अप हो रहा है या बारिश की वजह से मौसम बदल रहा है, सर्दी गर्मी का फ़र्क है, घर में लोगों ने एसी पंखे लगाए हुए हैं, बाहर का डिफरेंस टेम्परेचर, तो बहुत से लोगों को सोर थ्रोट, ज़ुकाम, बुखार, ये वायरस वो भी करता है। और फिर ख़ासतौर पर जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है ना, जो किसी वजह से वीक हैं, कमज़ोर हैं, उनमें ये फिर आय में ज़्यादा उठा रहे हैं और अपने आय को इन्वॉल्व कर रहे हैं। सो इसको जो बेसिकली द रीज़न इज़, आपके साथ मैं हाथ में लाती हूँ, ठीक है, अगर फ़र्ज़ करो आपको है या आपको डेवलप हो रहा है, सो आपकी आई की जो सिक्रीशंस वगैरह हैं, जिसकी वजह से पता नहीं, हम तो हर वक्त करते हैं ना, हल्का सा आँख पे लगाया, अगर मैंने आपके साथ हाथ में लाया, सो आपके जो आई की सिक्रीशन वगैरह है वो मेरे में आ गई हाथ पे। ऐसी कोई नहीं है कि पानी पानी निकले रहे, वो थोड़ी सी सिक्रीशन आ गई। अब अगर मैंने अपनी आँख पे हाथ लगाया या मैंने रब किया, सो फ्रॉम यू इट हैज़ कम टू मी। मुझे अगर हुआ हुआ तो मैंने यहाँ पे हाथ रखा हुआ है, माई हैंड्स आर नॉट क्लीन, तो मैंने जब यहाँ पे रखा, मैं अगर उठ के जाती हूँ, द नेक्स्ट गेस्ट हु कम्स इन सेट्स, अगर वो कर रहा है माई हैंड्स ऑन, तो ये अब उससे हो गया। सो इट्स अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एक से दूसरे को उसकी सिक्रीशन, जिसे हम टेयर कहते हैं, आंसू या जो डिस्चार्ज होता है, वो एक से दूसरे से तीसरे को फैल रहा है। अच्छा, अब नॉर्मली हम देख रहे हैं कि लोगों की आंखें रेड हो रही हैं और आंखों से डिस्चार्ज यानी पानी निकल रहा है आंखों से। सो क्या ये खतरनाक है? इसके लिए इलाज क्या है और एहतियात क्या है? अच्छा, ये जो है आंसू बेसिकली पिंक आई, जी, सारे इसको पिंक आई कह रहे हैं, क्योंकि आपकी आंख की जो ब्लड वेसल्स हैं वो थोड़ी सी नजर आनी शुरू, प्रोमिनेंट होगी ना, कंजक्टिवल ब्लड वेसल्स होती है, वो प्रोमिनेंट हो रही, तो वो गुलाबी गुलाबी सी लगती हैं। वैसे तो गुलाबी आंखों के ऊपर बड़े गाने भी हैं, लेकिन ये गुलाबी आंख ज़रा गाने वाली नहीं है तो ये नुकसान वाली है। सो जिसको गुलाबी आंखें या पिंक आइज होती हैं, उसमें ये जब तक ये पिंक आई है ना, नाउ दिस इज द रूल ऑफ द थंब ऑल्सो, जब तक पिंक आइज है ये इन्फेक्टेड है, ये वायरस स्प्रेड कर रहा है। जब ये पिंक आई से बेहतर हो रहा होता है तो ये बेहतर हो रहा होता है। अच्छा, अब आपका जो सवाल था, ये तो स्प्रेड हो गया, ये पिंक आई होती है। पिंक आई में होता क्या है कि आंखों को ये जो टेयरिंग है ना, बेसिकली डिस्चार्ज इज समथिंग एल्स, जो थिक सा आता है उसे हम कहते हैं जो होते हैं गिद्ध, और ये जो पानी होता है ना, इसे कहते हैं कि बहुत पानी आ रहा है, उसको वाटरिंग कहते हैं या टेयरिंग कहते हैं। इसमें वाटरिंग ज़्यादा होती है कि आपको लगता है कि पानी आंखों से आ रहा है या आपकी आंख पे कुछ है। हमेशा महसूस होता है कि आंख के अंदर कोई चीज़ रड़क पड़ रही है, कोई फॉरेन बॉडी है, कोई चीज़ है। मसलन हम जिस हम खवातीन हैं, हम तो मस्कारा वगैरह, तो पहली फीलिंग होती है शायद मस्कारा चला गया आंख में, तो उससे वैसी फीलिंग होती है कि हो गया, तो उसको वाटरिंग होती है, पिंक आई हुई होती है आपकी। स्पेशली रात को जब आप सोते हैं तो आंख जब बंद होती है, सुबह के टाइम पे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो सारी रात से उठे होते हैं, तो पीएच वैल्यू बदली होती है आंख की, तो वो रेडनेस, डिस्कम्फर्ट, पानी आना ज़्यादा हो जाता है उस टाइम के ऊपर। ट्रीटमेंट अगर आप पूछोगे किस तरह करने, बचाना किस तरह, ये जो है तो कि आपको पहले वो लोगों का ट्रीटमेंट बताइए जो मुतासिर हैं, उन्होंने क्या करना है? अच्छा, अब जो मुतासिर हैं उनको क्या करना होता है कि एक तो आंख में जैसे लगता है भाप निकल रही है, आंख बहुत गरम गरम सी महसूस हो रही है, क्योंकि रेड है, ये ब्लड वेसल्स है ना, तो उनके अंदर हीट होती है, तो कोल्ड कंप्रेसेस कर सकते हैं आप। उसको हल्का सा ठंडा जो है कपड़ा या कोई चीज़ उसको निचोड़ के, प्लीज़ वेट ना होना चाहिए, इसको निचोड़ के उसको या कॉटन को करके या आप आइस पैक को करके अपने आई पे लगाएंगे तो आपको सूदिंग होगा। एक वायरस जो है वो तो खुद ही जाएगा, इट विल टेक अबाउट 2 वीक्स। कुछ लोगों को, अच्छा इसका कोई परमानेंट नहीं है कि 2 हफ्ते का, हो सकता है 3 दिन में चला जाए, हो सकता है 5 दिन में, किसी को डिपेंड करता है किसी को कितना जी है। और यूनिलैटरल एक आंख में कि दोनों में, शुरू एक से होता है और उसके बाद ये दूसरे में भी चला जाता है, लेकिन बट नो हार्ड एंड फास्ट रूल। सो जब जिसको है, एक तो कोल्ड कंप्रेसेस करें, इसके अलावा क्योंकि इसने खुद चले जाना तो है, लेकिन हमें डर होता है कि कभी कभी ये वर्सन हो जाता है, खासतौर पर अगर इम्यूनिटी कम हुई है, तो कभी कभार हम उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन जैसे कहते हैं ना, वायरस के बाद कभी कभी इम्यूनिटी कम हुई है तो आपकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाती है, उसके लिए हम कभी कभी प्रिस्क्राइब करते हैं कि जी आप टॉपिकल, मीनिंग आई ड्रॉप्स के फॉर्म, टॉपिकल का मतलब आई ड्रॉप्स, आप आई ड्रॉप्स के फॉर्म में एंटीबायोटिक डालें। वो जब डालते हैं, कोल्ड कंप्रेसेस करते हैं, हाइजीन आप जिनको हुआ है ये उनके लिए प्लीज़ अपनी हाथों को साफ रखें। सैनिटाइज़र पहले भी हम इस्तेमाल करते थे, अब जिस अगर मैं क्लिनिक कर रही हूँ और मेरे वो जो पब्लिक मैंने बहुत देखना है, तो मैं हर पेशेंट के बाद अपने आप को हाथों को बल्कि उठ के जाती हूँ, आई वॉश माई हैंड्स। तो जिनको है वो बहुत रेगुलरली आई हैंड वॉश करें, अपनी आँख को साफ रखें, जिस पे सोते हैं पिलोज़, बेड कवर्स, वो भी बदलने उन्होंने, और बच्चों से और औरतों से ज़रा कांटेक्ट ना। आपने देखा होगा लोग ऐनक लगा के बैठे हैं, बिल्कुल, डार्क ग्लासेस,
सो डॉक्टर साहब, व्हाट इज़ योर सजेशन, स्कूल्स हमें बंद करने चाहिए? क्योंकि देखिए अब तो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो ये बच्चों के लिए क्या नुकसानदेह, बच्चे उस तरह से एहतियात भी नहीं ना कर सकते हैं। देखिए ये बड़ा बहुत ही डिफ़िकल्ट आंसर है कि स्कूल बंद करें। अगर हम स्कूल बंद करते हैं तो बच्चों की, सारे बच्चे, जिन बच्चों को नहीं है उन बच्चों की भी तो एजुकेशन भी हर्ज होती है ना। सो आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर ये स्कूल्स एहतियात करना शुरू कर दें, उस एहतियात में कि जिन बच्चों को है उनको घर भेजें, ठीक है, और उनका बाद में कवर अप करवाएं, और जिनको नहीं है फिर जो सब डेस्क्स हैं वो क्लीन होने चाहिए। बच्चों को भी बाहर, हर जगह आप दुनिया में देखें बाहर सैनिटाइजर्स लगे होते हैं, क्लासों में घुसने से पहले वो क्लीन करें, अपने आप को साफ रखें, और टीचर्स और जो और स्पेशलिस्ट पे ध्यान रखना शुरू कर दें कि वो अपने आप को एक्स्ट्रा टच तो नहीं कर रहे। हाँ, और जो ये सब चीज़ें स्कूल्स नहीं कर सकते हैं, जिनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो क्लासरूम की सफाई बाकायदगी से कराएं, सैनिटाइज़र क्लासरूम के बाहर ज़रूर रखें, वो फिर यही कर दें कि कम से कम एक आधे दिन के लिए स्कूल अपना क्लोज कर दें, क्योंकि बच्चों में वबा तेज़ी से फैल रही है, हर जगह पे हम देख रहे हैं तेज़ी से फैल रही है। अब जिन लोगों को नहीं है वो लोग परेशान भी हैं कि हो ना जाए आसपास वाले लोगों को, उनको क्या एहतियात करनी है? एक तो ये कि वहम ना पालें, ठीक है, मेरे लिए मैं बहुत कहूँगी क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं मुझे लगता है हो जाएगा। मैंने ये भी देखा है कि जिनको नहीं भी है ना, अब जैसे हम आ भी थे, दो पीछे पीछे खड़े हो रहे हैं, दूर दूर हो जा रहे हैं, तो मैं कह रही मुझे नहीं है, यू नो, बट द फीलिंग के किसी को है, जिसको नहीं है उसको नहीं है भाई। लेकिन आपकी जैसे आप सेड कि जी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कीप योर हैंड्स क्लीन। आपको फिर वो बात आती है कि अपने हाथ को, मैं नहीं कहती कि आपको सैनिटाइजर इस्तेमाल करने, मैं ये कहती हूँ वॉश योर हैंड्स। सबसे बेहतर खूबसूरत चीज तो पानी है, अच्छी तरह साबुन से धोएं, अगर साबुन अवेलेबल नहीं है कोशिश करें साफ पानी से अपने हाथ साफ रखें। और हम तो नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त, तो हमारे तो फेस वैसे ही जो है ना कि वो धुल जाते हैं, हमारी आंखें भी धुल जाती हैं, तो ये तो एक पार्ट ऑफ आपकी रिलीजियस एक्टिविटी भी है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये करें। हाँ, अगर किसी को हो गया है तो थोड़ा सा बेहतर है कि दूर रहें, आई मीन द सेंस कि उसको भी बल्कि गाइड करें कि वो ये सन ग्लासेस जो हैं ये बेसिकली आपकी हैं, देयर प्रोटेक्टिव। ग्लासेस कितना रोल है, मैं यही पूछना चाह रही थी। इसलिए क्योंकि आपने जब ग्लासेस लगाते हैं तो आप अनइंटेंशनली, अगर हम जब बैठे हैं आपका हाथ अपने फेस पर है, ठीक है ना, हम इधर बैठते हैं इधर करते हैं, ऑटोमेटिकली लग रहा है, तो जब किसी को हुआ हुआ है तो अगर एक आंख में वो दूसरे में चला जाएगा ना, तो जब सन ग्लासेस हैं आपका हाथ नहीं टच करता आपको आई को, तो डिस्चार्ज अगर है या टेयरिंग इस साइड पे, तो इधर से फिर आप टिश्यू से या जो है नैपकिन से इसको साफ कर सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत रगड़ के आंखें साफ नॉट अलाउड, वो करना है इसलिए क्योंकि वो करेंगे तो वो और इसको स्प्रेड कर रहे हैं। अब वो आप जब इसको रब करेंगे तो आपकी कॉर्निया की एपिथेलियम जो होता है ना, कुछ आप उसको डैमेज भी कर रहे हैं। अब वहाँ पे वायरस पड़ा हुआ है, वायरस एंड बैक्टीरिया यूजुअली कैन नॉट एंटर योर स्किन, ठीक है, अनलेस ब्रीच हो। तो अगर आपने कहीं कॉर्निया या किसी पर हल्का सा उसको रगड़ के ब्रीच कर दिया तो वायरस वहाँ पे बैठा हुआ ऑलरेडी, तो वो वर्सन हो जाएगा। सो आपको ऑलरेडी चीज़ है, आपने उसको वर्स कर दिया। सो रबिंग को अवॉइड करें। इनफैक्ट अगर वाटरिंग हो रही है तो साफ टिश्यू पेपर लें और उसको जेंटली यहाँ से डैप करेंगे ना, तो सारा पानी खुद ही उसका एब्जॉर्ब हो जाएगा। आपको यूं भी करके साफ करने की जरूरत नहीं, जस्ट जेंटली हेयर और सन ग्लासेस विल वर्क, एंड वॉश योर फेस, वॉश योर हैंड्स। कुछ होम रेमेडीज की तरफ आ जाएं। लोग बहुत कहते हैं जी आप बर्फ़ का इस्तेमाल करें, ठंडे पानी के छींटे मारें, गुलाब का इस्तेमाल करें, तो इनको आप क्या कहेंगी? देखिए कोल्ड कंप्रेसेस जैसे कहते हैं, बर्फ़ आपने आँख के अंदर तो नहीं करनी ना, ऊपर की तरफ करनी है, तो इसका मतलब आपकी आइज़ बंद है। जब आइज़ बंद करेंगे तो वो बेसिकली हीलर का काम करते हैं कि जो वार्मथ, जैसे मैंने कहा था कि आपकी भाप निकलती है वार्मथ, उससे आपको ठंडक पहुँचेगी, तो यू फील गुड अबाउट इट। ठंडे पानी के छपके जब आप जोर से मारते हैं करके, आई डोंट थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। वो तब होता है, फील करते हैं कि अगर आपकी आंख में आपको फील हो कोई चीज़ चली गई है तो आप उसको कर रहे होते हैं, अदरवाइज ये कुछ नहीं करेगा। वायरस उधर पड़ा है, उसने चले नहीं जाना छपके मार मार के। और तीसरा जो आपने कहा था अर्के गुलाब, मुझे थोड़ा सा इस पर ज़रा इख्तलाफ भी है, क्योंकि ये अर्के गुलाब जो है अगर तो आपको जैसा फार्मेसी से मिले और उसको प्रिजर्वेटिव वाला मिले, मीनिंग प्रॉपर्ली पैक्ड है, जैसा कि आपके आई ड्रॉप्स या एंटीबायोटिक्स वगैरह सारी होती हैं, वो एक प्रॉपर प्रोसेस से गुजरती हैं, अगर तो वो है तो येस कैन बी पुट। लेकिन अगर नहीं है, ओवर द काउंटर कहीं पड़ा हुआ है, आपने उठा लिया है, तो अगर प्रिजर्वेटिव नहीं आप अपने आँख में डालेंगे तो आप तो इन्फेक्शन और करेंगे उसको। बिल्कुल। सो उसके लिए मेरा जो है ना, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ पुटिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा इन द आई। आई में आप कोल्ड कंप्रेसेस, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स अगर ज़रूरत पड़ती है जब करें, क्लीन हाइजीन, साफ अपने आप को रखें, थोड़ा सा डिस्टेंस रख लें, और अगर आपको है डॉक्टर को दिखाए बगैर प्लीज़, मेरी एक रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा हमें भी आ रही है सबको, रात को 2 बजे भी व्हाट्सएप की तस्वीर आ जाती है कि मेरे बच्चे को ये हुआ है, पिंक आई, क्या करना है।
ये डिफरेंट वैरायटीज में आ रही है ना, तो अगर मैं हर एक के लिए एक ही रखूंगी ट्रीटमेंट तो आई माइट वर्सन सिंपल कंडीशन, तो डॉक्टर को दिखा के, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखा के इसकी ट्रीटमेंट लें। बेसिक रेमेडीज जैसे आपने कहा है कि आप कोल्ड कंप्रेसेस वो हम घर में कर सकते हैं, हाइजीन रख सकते हैं, दूर रह सकते हैं, सन ग्लासेस लगा सकते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन से आई ड्रॉप्स डालने वगैरह वो आई थिंक खुद ब खुद नहीं डिसाइड करना चाहिए, वो दिखा के। आपको ये खुद ब खुद नहीं डिसाइड करना कौन से वो लोग हैं जिनके लिए ज़्यादा खतरनाक आम लोगों से हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ डायबिटीज़ के पेशेंट भी हैं, हमारे यहाँ वो लोग भी हैं जिनकी नज़र बहुत ज़्यादा वीक है, हमारे यहाँ वो लोग भी हैं जिन्होंने आंखों के रिसेंटली कुछ ऑपरेशन कराए हों। सो उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगी आप, क्या उनके लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकता है? जिनकी भी इम्यूनिटी ड्रॉप्ड है, इम्यूनिटी का मतलब है कमजोरी है उनमें, ठीक है। फर्ज करें देयर आर पीपल जिनके ट्रांसप्लांट हुए हैं, देयर आर पीपल के जो, जिससे आपने बड़ा अच्छा बात किया, आपने डायबिटीज़ की खुद ही बात कर दी कि डायबिटीज़ में तो ऑलरेडी डिलेड वुंड हीलिंग होती है, उनके तो जख्म देर से बढ़ते हैं क्योंकि शुगर लेवल ज़्यादा है। ये जो लोग हैं उनमें ज़्यादा टेंडेंसी है फॉर वर्सनिंग, मीनिंग अगर उनको हो रही है ना तो उनकी आंख की नज़र भी इफेक्ट हो जाती है। यूजली इसमें नज़र नहीं इफेक्ट होती कि आपको पिंक आई हुई और ये वक्त के साथ ठीक हो जाए, लेकिन अगर आप उसको मेडिकेशन डालें, फ़र्ज़ करें बहुत स्टीरॉइड्स डाल लिए या खुद ब खुद रेमेडी किए जा रहे हैं या नहीं कर रहे, तो ये जब नज़र को इफेक्ट करती है तो डैमेज करती है। कोई वबा हो ना तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छा फलां कोई थी उसको फ़ोन करके पूछ लो क्या इस्तेमाल किया, उसको फ़ोन करके पूछ लो क्या इस्तेमाल। और ये अभी गवर्नमेंट ने किया भी हुआ है ना, वो कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये हुआ है, ये करना है वगैरह, तो वो ठीक है सब कुछ, लेकिन जहाँ पे आई ड्रॉप्स और मेडिसिन लिखी जाती है तो हमें थोड़ा सा घबराहट हो जाती है कि हम तो सारे ऐसे ही हैं, क्योंकि हमें मिल जाए, अगर मिल जाए तो हम शुरू कर देते हैं, फिर इसका ये नहीं कि अभी प्रॉब्लम ये है कि ये जो हम मेडिकेशन करते हैं कर लेटर ऑन भी समझते हैं इससे उस वक्त ठीक होगी। थोड़ा सा समराइज करना डॉक्टर साहब, मेरे पास वक्त कम है, थोड़ा सा लोगों को समझा दे, जो लोग मुतासर हैं वो परेशान भी हो रहे हैं ना। देखिए आप लोगों ने बाहर तो निकलना है, घरों में नहीं बैठ सकते आप, सो मैक्सिमम कितना टाइम लेके जाएगी और इसका आप इलाज तो आपने बता दिया कि क्या करना है। लोग कहते हैं जी अगर अभी हुआ तो फटाफट ठीक भी हो जाए। अच्छा, कुछ लोगों का जल्दी ठीक हो जाता है, कुछ का नहीं होता। सो लेट मी से कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 वीक्स है, ठीक है। ये 2 हफ्ते ले जाती है, कभी 3 हफ्ते, लेकिन 5 से 7 दिन ये हो जाते हैं। जब आपका फुल है, जब आपकी आंख पिंक है तो ये स्प्रेड कर रहा है, उस वक्त आप अवॉइड करें। आप बाहर अगर नहीं जाते या लोगों से ना मिलें क्योंकि आप उस वक्त खुद किसी और को दे रहे हैं। जब ये पिंक आई खत्म हो जाती है लेकिन आपके भी सिम्टम्स हैं, कोई बात नहीं, देन यू कैन मीट, यू कैन गो बैक टू वर्क। लेकिन मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर जो आप किया वो कंटिन्यू करें। सनग्लासेस क्योंकि वो आपको प्रोटेक्टर, लाइट भी तंग करती है, वो चीज़ें ठीक करता है। और कंप्रेसेस करें, क्लीन रखें अपने आप को। अच्छा, स्पेशली फॉर वुमेन मैं जो बात करना चाहती हूँ, अगर जो कॉन्टैक्ट लेंस है, जैसे मेरे दिमाग से निकल के आता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो कॉन्टैक्ट लेंस पहनती हैं इस टाइम पे कॉन्टैक्ट लेंस नहीं लगेंगे, और वो कॉन्टैक्ट लेंस अगर हो गए किसी को तो वो डिस्कार्ड करने, वो फेंक देने, ठीक है। और इसी तरह मेकअप वगैरह जो है, स्पेशली आई मेकअप अगर किसी को हुआ है तो वो चीज़ें जो इस्तेमाल की थी वो आपको डिस्कार्ड करनी पड़ेंगी क्योंकि वो चीज़ उसमें वायरस है। सो यू कैन हैव इट इन द अदर आई और यू कैन हैव इट लेटर ऑल्सो। प्रिवेंशन, आप उसको क्लीन अपने आप को रखें, हाइजीन रखें, और जब आपको कोल्ड कंप्रेसेस और अगर आपको जो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं वो रेगुलरली इस्तेमाल करें, उस टाइम के इस्तेमाल करें, जब ख़त्म हो जाए तो उसको छोड़ दें, दोबारा के लिए नहीं है। ये जी एहतियात है उन लोगों के लिए जो लोग मुतासर हैं, और जो लोग नहीं मुतासर वो एहतियात ये करें कि डॉक्टर साहिबा ने बताया है कि जी हाइजीन का उन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हाथ अगर आप धो लें तो आप वायरस, वो चाहे आंखों का है, वो चाहे कोरोना वायरस है, वो चाहे जो मर्जी है, आप हर चीज़ से महफूज रह सकते हैं। सफाई निस्फ़े ईमान है। 5 टाइम अच्छे तरीके से वज़ू करें, अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें तो आप बहुत सारी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। हमारी रिपोर्टर मायदा इस वक्त बाहर मौजूद है, मौसम के बारे में बताएंगी। ओवर टू यू मायदा। बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो शहर में कहीं कहीं ठंडी हल्की हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जो है वो वक्फे से कहीं बादल भी सूरज को अपनी लपेट में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो ओवरऑल देखा जाए तो धूप ही निकली हुई है, लेकिन इस धूप में खड़े होना जो है वो थोड़ा सा महाल हो रहा है, क्योंकि धूप की तपिश जो है वो थोड़ी शहरियों को परेशान करती हुई भी दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं कहीं वक्फे से घंटे या 1-2 घंटे के बाद जो है वो बादल भी सूरज को अपनी लपेट में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल इसी तरह से ये सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से शहरियों के लिए अच्छी खुशखबरी ये है कि कल से फिर जो है वो बारिशों के अमकानात ज़ाहिर किए गए हैं।
कल जुमे की रोज़ जो है वो 40% अमकान ज़ाहिर किए गए हैं, जबकि हफ्ते की रोज़ जो है वो 50% बारिश के अमकानात ज़ाहिर किए गए हैं, क्योंकि मौसम जो है वो अब चेंजिंग की तरफ रवां दवा है। तो इसी तरह से मौसम देखने में नज़र आएगा, कभी हमारे शहरियों को हल्की हल्की धूप और कभी तेज़ धूप और कभी साथ ही ठंडी हवाएं जो है वो देखने में नज़र आएंगी, और कहीं पर बादल और सूरज के दरमियान आँख मिचौली का सिलसिला नज़र आएगा। इसी तरह से मौसम जब खुलकर ये बादल बरसेंगे शहर में तो मौसम जो है वो अच्छा खासा चेंज होता हुआ भी दिखाई देगा, लेकिन पहले से मौसम में। ठीक है जी मायदा, थैंक यू सो मच। आपने हमें मौसम की सूरत हाल बताई, शहर का मौसम जी किस तरह का है हमें मायदा बता रही थी। वेलकम बैक वंस अगेन, और हम सेगमेंट्स का सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं। सेगमेंट्स में अब आपके साथ हमने आज की हेल्दी टिप शेयर करनी है। तो आज की हेल्दी टिप क्या है दिखाते हैं आपको आज की हेल्दी टिप में। कुछ कुदरती चीज़ें जो कि हमेशा आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। अल्लाह ताला ने कलवंजी में क्या खासियत रखी है आपको बता देते हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है, और अक्सर हम देखते हैं ये छोटे छोटे दाने जो हैं ये कितनी आफादियत के हामिल हैं। हमें हमारे न्यूट्रिशनिस्ट जो आते हैं वो कहते हैं जी इसको आपको पानी के साथ नहीं, इसको आपको चबा के खाना चाहिए। फिर आपके गुर्दों के लिए इंतहाई मुफीद है। वो लोग जो कि हार्ट पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। कुछ इसके चंद दाने 6 से 7 आपने लेने होते हैं। निहार मुँह अगर आप खा लें ज़्यादा बेस्ट है। दिन में कभी भी टाइम मिले आप इनको अच्छी तरह चबा के ऊपर से चाहे पानी पी लें। फिर कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाती है। कोविड के दिनों में हमने बहुत सारे लोगों को देखा सोशल मीडिया पर, जी आप कलवंजी का इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। वो लोग जो कि जोड़ों के दर्द का शिकार रहते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। कहने को ये छोटे छोटे से दाने हैं, लेकिन आपके लिए कितनी आफादियत के हामिल हैं। अगर आप इसको रूटीन बना लें, सुबह निहार मुँह उठें आप और कुछ दाने कलवंजी के इनको चबा के आप पानी पी लें तब भी ठीक है, ना पिए तब भी ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और हेल्दी रहने के लिए हम टिप्स आपसे शेयर करते रहते हैं, एक्सरसाइजेज शेयर करते रहते हैं। ज़ुहैब ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी तरफ जाएंगे। ओवर टू यू। दिस इज़ बुखारी, आई एम इंटरनेशनली सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, और मेरे साथ हैं जवाद। और आज हम उन लोगों के मसले को एड्रेस करेंगे जो लोग कहते हैं यार सुबह उठते हैं बैक बड़ी स्टिफनेस रहती है, बैक बड़ी फंसी फंसी रहती है, ईजी टू मूव नहीं होता, लगता है जैसे किसी चीज़ ने जकड़ लिया है आपके लोअर बैक को। तो उन लोगों के लिए 3-4 एक्सरसाइज बताएंगे जो उठते साथ ही हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा और आपके बैक में स्ट्रॉन्ग होंगे, स्ट्रेंथन होंगे, आप लाइट फील करोगे। ओके, वर्कआउट आज का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वार्म करेंगे, वार्म अप विद जंपिंग जैक्स। 1 2 3 एंड गो। 10 seconds. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. High knees boy. 1 2 3 go. जस्ट मेक श्योर अगर आपकी बैक पेन इसलिए हो रही है कि अगर आपको स्पाइन का कोई इशू है, बैक बोन का इशू, तो फिर आप जंप्स वाली एक्सरसाइज नहीं करेंगे और कोई भी एक्सरसाइज डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं करेंगे। शाबाश। 5 4 3 2 and 1. ओके, स्टार्ट करते हैं आज का वर्कआउट। स्टार्ट विद द प्लैंक। होल्ड करेंगे फॉर 10 seconds. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड रिलैक्स डाउन। इसके 3 सेट्स करेंगे हम 10 रैप्स के 10 सेकंड्स के। 10 सेकंड के बाद 20 सेकंड में जाएंगे, 30 सेकंड में जाएंगे। आस्ता सब जैसे जैसे आपकी बॉडी इसके यूज होती जाएगी आप उसको स्ट्रेंथन कर जाएंगे। ओके, शाबाश। सेकंड सेट बॉय। 1 2 3 होल्ड इट। पोस्चर आप देख रहे होंगे बिल्कुल स्ट्रेट है, इनका इन लाइन है, हिप अप नहीं है, हिप डाउन नहीं है, पोस्चर सीधा। आपने भी ऐसे पोस्चर सीधा रखना है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे हम। 2 सेट्स ही करेंगे, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने 3 सेट्स करना है। ओके, सेकेंड एक्सरसाइज इज साइड प्लैंक। ओके, हिप अप। 5 4 3 2 and 1. Change your side. 5 4 3 2 and 1. शाबाश। चेंज अगेन। अभी जब आप दोनों तरफ एक एक सेट कर लोगे तो फिर आपका एक्चुअल एक सेट होएगा। फाइन। ओके, शाबाश। दिस इज आवर सेकंड सेट। 5 4 3 2 and 1. Change your side boy again.
5 4 3 2 and 1। ओके शाबाश। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम हिप ब्रिज। सीधा लेटोगे आप, हिप अप करोगे, कम ऑन अप। इसमें अगेन आप देखोगे इनके सब जॉइंट्स इन लाइन है, इनका नी जॉइंट है, हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट। नीचे नहीं करोगे, हिप अप करोगे, इन लाइन रखोगे, अप जस्ट होल्ड। वेरी गुड शाबाश। होल्ड फॉर 10 सेकेंड। 10 9 8 परफेक्ट पोजिशन जवाद। 7 6 5 4 3 2 and 1। ओके शाबाश। स्टार्ट करें या ब्रेक चाहिए आपको? ओके सेकेंड सेट। 1 2 3 and lift again। 5 4 hip up, 3 2 and 1। शाबाश, वेरी गुड। ओके नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे। डंबल के साथ पुल ओवर करोगे आप, ठीक है। अगर आपके पास घर पे डंबल है तो ठीक है, अदरवाइज आप पानी की बोतल का इस्तेमाल करते हैं उसके साथ। पूरा मैक्सिमम नीचे जाओगे, क्लोज टू द फ्लोर, ताकि आपकी रेंज ऑफ मोशन मैक्सिमम हो। देन अप डाउन अगेन। 10 रैप्स के 3 सेट्स। वेरी गुड शाबाश जवाद। अगर ड्यूरिंग वर्कआउट आपको डिस्कम्फर्ट फील हो आपके बैक बोन पे, तो आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसका मतलब आप जो आपकी बॉडी में स्टिफनेस फील हो रही है वो आपके मस्कुलर नहीं है, आपको दूसरा प्रॉब्लम है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू है, डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करना कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले, अगर आपको लग रहा है कि आप वहाँ पे उस रीजन में इंजरी है तो। 5 4 3 2 and 1। परफेक्ट जवाब, ठीक है। थैंक यू सो मच जवाब। स्टैंड अप। ये था हमारा आज का वर्कआउट, जिसमें हमने आपको बताया कि अगर आपको लोअर बैक पेन है तो आपने कैसे अपनी स्टिफनेस दूर करनी है और कैसे अपनी लाइट फील करना और कैसे अपनी ज़िंदगी को आसान करना है। आप सबका बहुत शुक्रिया, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच ज़ुहेब, आपने आज की टिप हमारे साथ शेयर की। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। बर्थडेज का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और बहुत ही स्पेशल बर्थडे जी मलका तरन्नुम नूरजहान, जिन्हें सुनो की मलका का खिताब दिया गया। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में उन्होंने पजीराई हासिल की। खूबसूरत अंदाज, खूबसूरत आवाज़ और रहती दुनिया तक जिन लोगों का नाम रह जाता है। वाकई ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम हमेशा ही जो है वो मुनफरिद भी होता है। और नूरजहान वैसे ही हमने देखा कि उनके जाने के बाद भी उनके मद्दाह आज भी उनको उतना ही याद कर रही हैं। आज भी उनकी आवाज़ उसी तरह कानों में रस घोल रही है और आज भी उनके मद्दाह जो हैं, उनके गाने जितना मर्जी जदीद दौर आ गया है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर दौर में अपनी नई शक्ल के साथ सामने आती हैं और लोग उसको उतना ही पसंद करते हैं। तो मलका तरन्नुम नूरजहान का अगर नाम लिया जाए तो उन्होंने अगर गाने गाए तो क्या खूब गाए, गज़लें गाई तो क्या खूब गाई। बहुत सारे हमने देखा कि नगमे भी उन्होंने गाए। तो आज भी उनके नगमे, कोई भी ऐसा आपका इवेंट आ जाता है जी, कौमी इवेंट, जिस पर उनके नगमे हमेशा कानों में रस खोलते हैं। आवाज़ उनकी बहुत खूबसूरत है। कोई शादी ब्याह की तकरीब जहाँ पर मलका तरन्नुम नूरजहान का गाना ना हो, मेरे ख्याल से वो मुकम्मल नहीं होती है। हमारी रिपोर्टर फरीहा ओपन मार्केट में मौजूद है। आज की रेट लिस्ट उनके पास है। ओवर टू यू। बिल्कुल, इस वक्त मैं सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ। सब्जियों की बढ़ती कीमतें और ज़ायद नरखों पे जो है फ़रोख्त का सिलसिला जो है वो जारी है। शहरियों को जो है वो दुकानदारों की जानिब से जो है वो महंगे दामों सब्जियाँ फ़रोख्त की जा रही हैं। मेरे पास यहाँ पे कुछ सब्जियों की कीमतें मौजूद हैं। तो आलू की जो सरकारी कीमत है वो 80 रुपये, ओपन मार्केट में 30 रुपये इजाफे के साथ 110 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज की सरकारी कीमत 70 रुपये, 30 रुपये इजाफे के साथ ओपन मार्केट में 100 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 85 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 150 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। लहसुन की सरकारी कीमत 470 रुपये, ओपन मार्केट में 550 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अदरक जो थाईलैंड का है उसकी सरकारी कीमत जो है वो 1050 रुपये सरकार की जानिब से मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में 1150 रुपये से के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर हम बात करें कुछ मौसमी सब्जियों के हवाले से तो उनकी कीमतें भी जो हैं वो सरकारी रेट से ज़्यादा में ही फ़रोख्त की जा रही हैं। ओपन मार्केट में मेथी की सरकारी कीमत 180 रुपये है, ओपन मार्केट में 230 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। बैंगन की सरकारी कीमत 70 रुपये, ओपन मार्केट में जो है वो 100 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। गोभी की सरकारी कीमत 155 रुपये है।
लेकिन ओपन मार्केट में 200 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। शिमला मिर्च की सरकारी कीमत 170, ओपन मार्केट में 220 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। भिंडी की सरकारी कीमत 100 रुपये, ओपन मार्केट में 150 में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह शलजम की जो सरकारी कीमत है वो 120 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 160 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। ऐसे में आम आदमी सफ़ेदपोश तबका काफ़ी परेशान है। उनका कहना था कि चिकन, मटन, बीफ जो है और दालें भी जो है वो आम आदमी की पहुँच से खासी दूर थी, लेकिन अब थैंक यू सो मच फरीहा, अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन। हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।